अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 15 चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो डबल इंटीग्रल है। 15.1 हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो सारा बहुत जो है बाय डेफिनेशन डबल इंटीग्रल को डिफ़ाइन कर रहा है, तो हम बाय डेफिनेशन डबल इंटीग्रल पे काम नहीं करेंगे, बल्कि हम डायरेक्टली डबल इंटीग्रल का फार्मूला लेंगे और वहाँ से डबल इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। आउटलाइन है हमारी। डबल इंटीग्रल को आप लोग सम टाइम रिपीटेड इंटीग्रल्स भी कहते हो एंड सम टाइम दे आर कॉल्ड आइटरेटेड इंटीग्रल्स। आउटलाइन में हमारे आज मेनली 3 टॉपिक्स हैं। डबल इंटीग्रल डिफ़ाइन करने से पहले मैं डोमेन रीजन्स को 2-4 मिनट के लिए डिस्कस करूँगी, ताकि हमें पता हो कि हम किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करना चाहे तो हमारे पास किस तरह के रीजन्स हो सकते हैं। उसके बाद हम डबल इंटीग्रल डिफ़ाइन करेंगे। डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर रीजन लेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट डबल इंटीग्रल ओवर जर्नल रीजन्स। हमारा आज का लेक्चर इन 3 टॉपिक्स पे कंसिस्ट करेगा। Actually we are going to extend integration of single variable function to integration of two variable functions। हम अपना सिंगल इंटीग्रल आइडिया जो है उसको डबल इंटीग्रल आइडिया में एक्सटेंड करने जा रहे हैं। जिस तरह से कैलकुलस 1 में हम लोगों ने सिंगल इंटीग्रल को यूज़ करके एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन एंड द एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना सीखा था, जो इसकी एप्लीकेशन थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग को एक आध एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं तो हम लोगों ने तब एरिया डिस्कस किया था कि जो सिंगल इंटीग्रल है एक्चुअली वो हमें एरिया प्रोवाइड करता है। और अगर हम डबल इंटीग्रल के एप्लीकेशंस की बात करें तो डबल इंटीग्रल की एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन ये है कि हम एरिया ऑफ सरफेस फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब जो आप ट्रू वेरिएबल फंक्शन को जब आप ड्रा करते हो तो जो आपके पास एक सरफेस ब्लैंकेट जनरेट होती है उसका एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है। और एक इसकी एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लेनर ऑब्जेक्ट्स हम लोग जो है फाइंड आउट करते हैं। और जो हम एप्लीकेशन करेंगे दैट इज़ अबाउट वॉल्यूम, कि आप बहुत सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि जिस तरह से सिंगल इंटीग्रल हमें एरिया प्रोवाइड करता है, डबल इंटीग्रल हमें वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। ये सब कैसे होगा उस पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रीजन्स की बात करते हैं। डोमेन रीजन्स। कैलकुलस 1 में अगर मैं आपको फंक्शन दूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो और मैं इसका अगर ग्राफ ड्रा करूँ, सपोज का रैंडम ग्राफ ये हमारे पास है, मतलब एक आपके पास ऐसा कर्व आ रहा है, वही आपके पास डोमेन है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑफ कोर्स मुझे अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिस डोमेन के अबाउट मैंने इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि हम सम a टू b हम कोई इंटरवल सेलेक्ट कर लें, हमारी मर्ज़ी है वो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, और उस इंटरवल और कर्व के दरमियान बाउंडेड एरिया हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करके फाइंड आउट करते थे। ये आपको एरिया देता है फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट करने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका था, वो क्या था कि ऑफ कोर्स डोमेन रियल लाइन है और रियल लाइन पे आपके पास इंटरवल्स पड़े होते हैं, तब कोई भी इंटरवल पिक कर लो जो भी आपका रिक्वायर्ड इंटरवल है जिस पे आपने एरिया फाइंड आउट करना है। अब अगर हम कैलकुलस 2 मल्टी वेरिएबल की बात करें तो हमारे पास फंक्शन क्या है, z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई
नाउ आवर आउटपुट डिपेंड्स ऑन टू इनपुट्स, मतलब x वेरी होगा तब भी z वेरी होगा, y वेरी होगा तब भी z वेरी होगा। हमें पता है कि हम जब इन ग्राफ्स को ड्रा करते हैं तो हमें इस तरह के 3 एक्सेस को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, x, y और z, और ये सारी हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये सारा हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। अब पहली मेरी डिस्कशन ये है कि यहाँ पे तो डोमेन हमेशा इंटरवल फॉर्म में आया करती थी, यहाँ पे भी क्या ऐसी ही कोई कंडीशन है? यहाँ हमारे पास एक से ज़्यादा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं डोमेन की। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पे इस तरह से डोमेन को रिप्रेजेंट करती हूँ, मतलब मैं फ़िलहाल ये थर्ड एक्सेस इग्नोर कर रही हूँ, मैं जस्ट इस वाले एक्सेस को, इस वाले पोर्शन को यहाँ सपोज करती हूँ, ये हमारा x हो गया, हमारा y हो गया, ठीक है। अब मेरा पहला क्लेम ये है कि मुझे x और y पे लिमिट चाहिए, मुझे x और y पे लिमिट चाहिए, क्योंकि x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के वेरी करने से हमारे पास हमारा फंक्शन वेरी करता है। तो मैं कहती हूँ कि मैं x को भी कांस्टेंट रखती हूँ, x मेरे पास सम a टू b मूव कर रहा है और y जो है वो हमारे पास सम c टू d मूव कर रहा है। और मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो भी इन दोनों एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, इन दोनों इंटरवल्स के इंटरसेक्शन से जो भी हमारे पास रीजन आएगा वो हमारा डोमेन होगा। तो अगर मैं y को रिप्रेजेंट करूँ, सपोज़ ये c है, ये d है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं इन दोनों, ये इस पूरी लाइन पे x a है, इस पूरी लाइन पे x b है, ये पूरी लाइन हमारे पास c को रिप्रेजेंट करती है, d को। तो अब जो इंटरसेक्शन से हमारे पास रीजन आया है ये हमारा डोमेन रीजन है, ठीक है। तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि हमें डोमेन इस तरह की गिवन हो कि x पे भी कांस्टेंट लिमिट हो और y पे भी कांस्टेंट लिमिट हो, और हमें कहा जाए कि जी इस रीजन के ऊपर जो भी सरफेस है उसका डबल इंटीग्रल सॉल्व करें। और इस रीजन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, R consist on those ordered pairs such that x is from a to b and y is from c to d। और इसको आप रेक्टेंगुलर रीजन भी कहते हो इसको आप लोग, बिकॉज आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म एक आ जाती है, इसको हम लोग रेक्टेंगुलर रीजन भी कहते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है, सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि ये मेरे पास डोमेन है x और y, और मैं अब देखो यहाँ x इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड कर रहा होगा, या y इंडिपेंडेंट है और x उस पर डिपेंड कर रहा होगा। तो मैं इन दोनों केसेस को डिस्कस करती हूँ। मैं सपोज करती हूँ कि x को हम इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, x फ्रॉम a टू b, ये हमारे पास हो गया, इस पूरी लाइन पे x a है, इस पूरी लाइन पे हमारे पास x b है। मैं कहती हूँ नहीं, y जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, g1 ऑफ x, g2 ऑफ x। तो ऑफ कोर्स ये हमारे y की लोअर लिमिट है, ये y की अपर लिमिट है। जब मैं लोअर लिमिट को करूँगी तो सपोज़ ऐसे कि हमारे पास ग्राफ आ रहा है, और जब हम अपर लिमिट को करेंगे तो सपोज़ कोई ऐसा ग्राफ आ रहा है। अब इन चारों लाइंस के, इन चारों कर्व्स के इंटरसेक्शन से जो भी आपके पास रीजन आ रहा है, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड डोमेन रीजन। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है, इस रीजन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई, सच दैट x इज़ फ्राम a टू b, y इज़ फ्राम g1x, g2x, ठीक है। ओके, लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है कि अब हमारे पास y कांस्टेंट हो और x जो है वो y का फंक्शन हो। मतलब मैं कह रही हूँ कि y मेरे पास c से d तक वेरी कर रहा है, राइट, ये मेरी y की लिमिट है, लेकिन जो हमारा x है वो वेरिएबल फंक्शन है, वो कोई हमें कर्व दे रहा है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो रीजन हमारे पास आ रहा है, ये हमारी थर्ड टाइप का डोमेन रीजन होगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, x की लोअर लिमिट क्या है, h1 ऑफ y, h2 ऑफ y, और इसी तरह से आप इस रीजन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे x is from h1 to h2 and y is having constant limit from c to d। अच्छा, अब हम प्रॉपरली डबल इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं।
डबल इंटीग्रल, मेरे पास फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई. Function depends on two variables x and y, and we know that we can differentiate this function with respect to x and with respect to y, and we get partial derivatives like fx and fy. उसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन को dx की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूं तो अंडरस्टूड सी बात है कि y कांस्टेंट होगा, ठीक है. और उसके बाद अगर मेरे पास सपोज x पे लिमिट a टू b है, और उसके बाद अगर मैं जो रिज़ल्ट आए इस पूरे को इंटीग्रेट करने के बाद जो रिज़ल्ट आए उस रिज़ल्ट को y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूं, और y पे लिमिट हमारे पास c टू d है, तो जब हम इस सारे इंटीग्रल को इवेल्यूएट करते हैं तो हम इसको कहते हैं डबल इंटीग्रल. बिकॉज कैलकुलस 1 में हमारा फंक्शन सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था x पे, ऑफ कोर्स उसकी इंटीग्रेशन भी सिर्फ आप एक ही वेरिएबल की रिस्पेक्ट से ऑब्जर्व कर सकते हो. बट नाउ सिंस वी आर इन मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड आवर फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल्स, सो अगर हम x वेरी करेंगे तो भी हमारा फंक्शन वेरी करेगा, अगर हम y वेरी करेंगे तो भी हमारा फंक्शन वेरी करेगा. तो जिस तरह से हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात की थी, अगर मैं पहले इतना इंटीग्रल करूँगी दैट इज सेड टू बी रिवर्स प्रोसेस ऑफ fx, और अगर मैं इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूँगी देन वी गेट पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y. ये वही हिसाब है, जब x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करोगे तो y कांस्टेंट ट्रीट होगा, और फिर जब y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करोगे तो x कांस्टेंट होगा. और अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें या x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें, दोनों केसेस में हमारे पास सेम रिजल्ट्स आते हैं. हाँ, बट यू नीड टू कीप इन माइंड अगर x आपका इंटरनल इंटीग्रल वेरिएबल है, ये तब आपका ये जो इंटीग्रल है वो इंटरनल इंटीग्रल है, इनर इंटीग्रल है, तो लिमिट्स भी x की होनी चाहिए. जो कि y हमारा आउटर इंटीग्रल था तो आउटर लिमिट्स भी हमारी y की होनी चाहिए. अब चूँकि मैंने इन दोनों की स्विच की है तो ऑफकोर्स मुझे इन दोनों की लिमिट्स को भी स्विच करना पड़ेगा, ठीक है. और इसको लिखने का एक और तरीका ये है f ऑफ एक्स वाई, और हम dx dy को रिप्रेजेंट करते हैं dA के लिए. क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि आपके पास आप रेक्टेंगुलर रीजन की बात कर रहे हो, आप ऐसे किसी रीजन की बात कर रहे हो, ठीक है. दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y. dx जो है वो यहाँ पे चेंज रिप्रेजेंट करता है और dy यहाँ चेंज रिप्रेजेंट करता है. तो ऑफ कोर्स जब हम इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रीजन. तो इसलिए आप dy dx लिखो या dA लिखो, आपके पास एक ही रिजल्ट आएगा. ये तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और हम कहते हैं कि हम यहाँ पे आप लिखोगे रीजन के हम किस डोमेन पे उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. और जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे इट विल गिव यू वॉल्यूम. किस चीज़ का वॉल्यूम, किस चीज़ का वॉल्यूम. ओके, अगर मैं एक इंटीग्रल ड्रा करूँ, सपोज इस तरह से हमारे पास है, एक मैं सरफेस ले रही हूँ, ठीक है, और मैं इनके रीजन्स को डिफाइन करना चाह रही हूँ. ये ठीक है. सो दिस इज़ आवर फंक्शन, इट्स आवर डोमेन. डोमेन में क्या हो रहा है, x जो है वो a टू b वेरी कर रहा है, y जो है वो c टू d वेरी कर रहा है, ठीक है. अब अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करती हूँ इस मेंशन रीजन पे तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है बच्चों, इस सरफेस और इस रीजन ने जो ये सारा वॉल्यूम कंटेन किया हुआ है, इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद आपके पास वो वॉल्यूम आ जाता है. आप ऐसे भी कह सकते हो कि डबल इंटीग्रल ओवर सम रीजन गिव्स यू द वॉल्यूम बाउंडेड और इनक्लोज्ड बाय द फंक्शन एंड द रीजन.
ठीक है, ओके। फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आपको इंटीग्रेशन कैलकुलस 1 वाली याद होनी चाहिए, वही सारा आइडिया यहाँ पे यूज़ होगा। जस्ट अब है क्या कि आपको 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना होगा उस चीज़ को। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इवेल्यूएट द आइटरेटेड इंटीग्रल एंड द इंटीग्रल इज फ्रॉम 1 to 2 0 to 1 3 x square y dx dy। उसने हमें सिंपल सी फॉर्म में इंटीग्रल लिख के प्रोवाइड कर दिया है। वो कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करें आप लोग। अब हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, dx। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने इस सारे फंक्शन को x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, और जो हमारे पास ये लिमिट है ये x पे लिमिट है। इंटीग्रेट करने के बाद हम x को उसके लिमिट से रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम बाद में y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे और रिजल्टेंट में हम लोग ये लिमिट पुट कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूँ, ऑफ कोर्स मैंने बाहर वाले पोर्शन को फ़िलहाल नहीं छेड़ना, इसको एज इट इज़ आप यहाँ लिख दो। ऑफ कोर्स 3 इज़ कांस्टेंट एंड व्हेन वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इज़ कांस्टेंट, 3y बाहर आ जाएगा। x के को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, x³ by 3 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन लिमिट्स ऑन x। और लिमिट क्या थी x पे, 0 to 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम लिमिट्स रिप्लेस करेंगे। आउटर इंटीग्रल को एज इट इज़ हम कॉपी कर लेंगे dy। इसकी लिमिट्स को भी हम मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 1 to 2 एंड 3y। अगर मैं इस पर लिमिट पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, 1/3 0। सिंप्लीफाई करें तो आपको मिल जाएगा 1 2 3y मल्टीप्लाइड बाय 1/3 dy। कैंसिल आउट हो गया आपके पास, और आपके पास रिजल्ट में क्या आया, 1 to 2y dy। जब हम x की लिमिट रिप्लेस कर देंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास जो रिमेनिंग हमारा एक्सप्रेशन है इट विल बी फ्री ऑफ वेरिएबल x। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट y। इट्स अ वेरी सिंपल इंटीग्रल। इंटीग्रेट कर लें तो क्या मिलेगा, y² by 2 एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 1 to 2। नेक्स्ट स्टेप, रिप्लेस y with its limit points, 4 - 1 3/2। सिंपल, ठीक है। ओके, अब मैंने क्लेम ये किया था कि आप पहले x की रिस्पेक्ट से करो या y की रिस्पेक्ट से करो, आपका जो है रिज़ल्ट वेरी नहीं करता। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं कि हम पहले इसको y के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, 3x² y dy dx। लिमिट्स को स्विच कर दें आप लोग, वेरिएबल्स को भी स्विच कर दें। अब ये क्या कह रहा है कि पहले इस सारे फंक्शन को y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जाए। ऑब्वियसली x के इंटीग्रल को हम लोगों ने फ़िलहाल टच नहीं करना। 3x² इज़ कांस्टेंट। y का इंटीग्रल क्या है, y 2/2। लिमिट्स क्या है हमारे पास, 2 1। नेक्स्ट स्टेप पे 3/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर निकाल देंगे, 0 to 1 इंटीग्रल आ गया, x² एंड नाउ रिप्लेस लिमिट्स इन प्लेस ऑफ y, वी गेट 4 - 1 d of x, राइट। उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आता है, 3/2 सॉरी ओके 0 to 1 3x² dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा, x² का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, x³/3, और वो 3 को कैंसिल आउट कर देगा, आपके पास आंसर आ जाएगा
3/2 x क्यूब एंड देन लिमिट ऑन x, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है 3/2। लिहाजा आप dx dy की जगह पर उसमें स्विच कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्लास जो अभी मैंने आपको ये इंटीग्रल इंट्रोड्यूस करवाया है, इसको हम कहते हैं डबल इंटीग्रल ओवर रेक्टेंगुलर रीजन। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हमारी डोमेन थी वो रेक्टेंगुलर थी, हमारे पास x पे भी लिमिट कांस्टेंट थी, हमारे पास y पे भी लिमिट कांस्टेंट थी। ठीक है, अगर ऐसा हुआ करे हमारे पास कि x और y दोनों की लिमिट कांस्टेंट है, देन वी हैव अ चॉइस, आइदर वी इंटीग्रेट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x और y, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन जब हम बाकी रीजन्स को डिस्कस करेंगे तो हमें उस वक़्त इस ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, आप ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है और मैंने आपको इस तरह का सपोज ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया और आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं इसको पहले dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूँ तो इट विल गिव यू अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन, तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहीं पे इसको स्विच करके लिमिट स्विच करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपके पास तब भी सेम आंसर आएगा। ओके, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है इसी टॉपिक से रिलेटेड। डबल इंटीग्रल सॉल्व करें, एक्स वाई स्क्वायर dA, मतलब अब उसने एक डिफरेंट तरीके से हमारे पास क्वेश्चन को लेबल किया हुआ है, एंड y इज़ फ्रॉम -1 to 2। ठीक है, वही कह रहा है कि ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है ओवर रीजन R, एंड द रीजन इज ऑल दोस ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x इज़ फ्रॉम 0 to 1, y इज़ फ्रॉम -1 to 2। मतलब स्टिल आपके पास x और y पे लिमिट्स कांस्टेंट है, लिहाजा स्टिल आप रेक्टेंगुलर रीजन की ही बात कर रहे हो। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग रीजन R की जगह लिमिट्स रिप्लेस करेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको dA को dx dy के साथ रिप्लेस करते हो या dy dx से रिप्लेस करते हो। मैंने कहा था कि अगर लिमिट कांस्टेंट है तो आपके पास चॉइस है, बट आई विल प्रेफर कि मैं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इनर इंटीग्रल लूँ जिसकी एक लिमिट 0 हो, उससे हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है। सिंस इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव 0 to 1 ऑन x, तो मैं प्रेफरेबली 0 to 1 मैं प्रेफरेबली x को ही इनर इंटीग्रल लूँगी, dx dy एंड y पे लिमिट है -1 to 2। आप स्विच भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई कंपल्शन नहीं है आपके पास। आप चाहो तो आप पहले y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लो, फिर x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लो। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें पहले x की रिस्पेक्ट से, तो ये क्या आ जाएगा, x2/2 प्लस xy2, देन वी हैव लिमिट 0 to 1 dy। ऑफकोर्स हमने बाद में इसको y की रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करना है, लिमिट रिप्लेस कर दें -1 to 2, यहाँ पे आ जाएगा y/2 प्लस वाई स्क्वायर, ऑफकोर्स सेकेंड में 0 है तो वो 0 0 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू dy। अब इसको y के रिस्पेक्ट से करें तो क्या हो जाएगा, y2/4। मेरे ख्याल में इन स्टेप्स को तो ऑफकोर्स एलैबोरेट करने की अब ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलस 1 में ये स्टेप्स सीख चुके हैं बारहा। दिस इज़ y3/3 एंड लिमिट इज़ फ्रॉम -1 to 2। सारी लिमिट को रिप्लेस करेंगे तो एट द एंड यू विल गेट 9/2। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, और एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में इसी वाली डोमेन को ऐसे मेंशन किया हो, 0 to 1 क्रॉस -1 to 2, मतलब ये आपके x की लिमिट है और ये आपकी y की लिमिट है। उसके बाद एक क्लास वर्क है आपके PDF नोट्स में, आप लोग वो सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। और नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल करना चाह रही हूँ, उस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास।
एग्जाम्पल है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। और जो मैं आपको कही थी कि आप dx dy किसकी रिस्पेक्ट से आपने इंटीग्रेट करना है, आपको ये वाइजली सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपने इंटेग्रल को सिंपली सॉल्व कर लें। ओके और ये हमें कह रहा है कि जो आपके पास रीजन है, दैट रीजन इज़ 1 to, मतलब x पे एलिमेंट जो है वो 1 to 2 है और जो y पे एलिमेंट है वो 0 to पाई है। क्लियर? ओके क्लास, अब मैं इस इंटीग्रल को अगर इस तरह से लिखूं, साइन एक्स वाई, अब लाइक मेरी मर्ज़ी है, मैं डी ए को डी एक्स डी वाई की रिस्पेक्ट के साथ रिप्लेस करूं, आइदर डी वाई डी एक्स से रिप्लेस करूं। बट मैं थोड़ी देर के लिए इसको रफ वर्क में चेक करती हूँ कि अगर मैं इसको डी वाई की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना चाहूँ और डी एक्स की रिस्पेक्ट से बाद में इंटीग्रेट करूँ तो क्या कोई प्रॉब्लम आता है मुझे? तो आप देखें, अगर मैं डी वाई वेरिएबल है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास दो डिफरेंट फंक्शंस में वाई इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करोगे, बल्कि आपको बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेट आप कर लोगे इसको, लेकिन आपका प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। सो हम एक आध सेकेंड के लिए अगर स्विच कर दें वेरिएबल्स की पोजीशन, तो क्या आसानी आती है इंटीग्रेट करने में? अब मैंने इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो ऑफ कोर्स y तो कांस्टेंट हो गया, और साइन एक्स वाई का इंटीग्रल क्या होगा आपके पास? कॉस एक्स वाई, राइट। और हमारे पास हमारे कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी साथ पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इट्स बेटर टू सेलेक्ट x एज इनर वेरिएबल। तो हमने क्या किया, हमने x को इनर वेरिएबल ले लिया, x पे लिमिट हमारे पास 1 to 2 थी, 0 to पाई। अब मैंने 0 का ख्याल नहीं रखा, वो मेरे पास एक चॉइस थी, लेकिन ये चॉइस क्या कर रही है, ये मेरे प्रॉब्लम को बहुत सिंप्लीफाई कर रही है। ओके सॉल्व करते हैं इसको। 0 to पाई, मैं इसको एक आध स्टेप और एक्सप्लेन करती हूँ। एक्स वाई वाई डी एक्स डी वाई, आपको पता है यहाँ जो भी फंक्शन होता है ना, या तो वो हमारे पास कोई बेसिक फार्मूला होना चाहिए या उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए। मुझे पता है कि साइन एक्स वाई का एक कंपोजिट फंक्शन है, और साइन एक्स वाई को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ, मुझे आंसर क्या मिलना था? कॉस एक्स वाई, राइट, कॉस एक्स वाई इंटू वाई। तो मुझे ये वाई डेरिवेटिव में चाहिए था, लिहाजा मैंने इस वाई को यहाँ रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास लिमिट क्या आ गई? 1 to 2। अगेन आप इसको रिप्लेस करें, 0 to पाई, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स वाई लिमिट फ्रॉम 1 to 2 डी वाई। आप लिमिट रिप्लेस कर दें और आपको मिलेगा 0 to पाई कॉस 2y माइनस कॉस वाई। मैंने जगह थोड़ी सिलेक्ट की है, अब मैसी होता जा रहा है क्वेश्चन। अब इसको डिफरेंशिएट, अब अगेन इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करें तो सिंपल सा इंटीग्रल है। cos 2y आपको क्या देता है? sin 2y बाई 2 माइनस cos y आपको क्या देता है? sin y। आप में इसको 0 to पाई में इसकी लिमिट रिप्लेस करनी है, 0 to पाई लिमिट रिप्लेस करेंगे तो ऑफकोर्स sin 2 पाई भी 0, sin पाई भी 0, सो द फाइनल आंसर इज़ 0। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को वी नीड टू टेक अ डीप लुक एंड हैव अ वेरी गुड डिसीजन अबाउट सेलेक्टिंग आवर इनर इंटीग्रल, इंस्टेड कि हम ब्लाइंडली जो एक चीज़ आती जा रही है उसको करते जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दे के हम अपने क्वेश्चन को, और मुझे उम्मीद है आप में से अक्सर लोग जो हैं वो बाय पार्ट्स भूल चुके होंगे इंटीग्रेशन को, क्योंकि हम चीज़ें भुलाने में तो माहिर हैं ऑलरेडी। ओके राइट, हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड लाइंग एंटर द एलिप्टिक पैराबोलाइट। ये आपके पास फंक्शन है एंड अबव द रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर रीजन, कि आपके पास
ये सरफेस और ये रीजन जो भी सॉलिड जनरेट करते हैं उसका वॉल्यूम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सा सवाल है। वॉल्यूम का फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं, f(x(y) dA रीजन, इसको वैल्यूएट करना हम सीख चुके हैं। r क्या है, पहले f(x(y) आपके पास क्या है, ऑफकोर्स दिस इज जो फंक्शन f(x(y), इसको रिप्लेस कर लें 2x² माइनस y²। चूँकि लिमिट हमारे पास कांस्टेंट है सो dx dy कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 to 1, 0 to 2 ये हमारी x की लिमिट है, ये हमारे y की लिमिट है। एंड नेक्स्ट स्टेप पे पहले इसको हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे। अ वेरी सिंपल इंटीग्रल 8x माइनस 2/3 x³ माइनस xy² from 0 to 1 dy. Then we will replace x with its limit and we get 8 minus 2/3 minus y² dy। इस सारे को y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट से रिप्लेस करेंगे एंड फाइनली वी विल गेट 12। तो वॉल्यूम क्या है हमारे पास उस रीजन का, 12। ऐसा ही क्लास वर्क मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों की PDF लेक्चर में, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और बहुत आसान सी और डिफरेंट तरह की एग्जांपल है, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी हमें फेस कर तब आ सकते हैं, तो उनको डील कैसे करना होगा आप लोगों ने। सिंपल सा, अब देखें ये साइन x है, इसमें कहीं y इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दिस इज कॉस y, कहीं x इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो आप बहुत इजीली इस इंटेग्रल को अपने सिंगल इंटेग्रल की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब साइन x dx 0 to π/2 cos y dy, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करो, इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करो, जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपको देता है माइनस cos of x 0 to π/2 multiplied by sin y 0 to π/2 and finally we get minus 0 plus 1 multiplied by 1 minus 0 और हमारे पास आंसर आ रहा है 1। तो अगर ऐसा है कि एक फंक्शन कम्प्लीटली x का फंक्शन है एंड अदर वन इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन y, तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से स्प्लिट करके भी डायरेक्टली सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान हो जाएगा। इसी नेचर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों की PDF नोट्स में मेंशन किया हुआ है, उसको भी कीजिएगा। होपफुली आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा।